नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंडियन ज्योग्राफी। और आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका कौन सा, एग्रीकल्चर, कृषि। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, उत्पादक कौन है विश्व में। तो ये आप जानते हैं कौन है, ब्राज़ील है। देख लेते हैं। तो ब्राज़ील इज द टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री अकॉर्डिंग फॉर द 40% ऑफ द ग्लोबल कॉफ़ी सप्लाई। अकेला 40% तो यही कर लेता है। उसके बाद वियतनाम आता है आपका, वो सेकंड लार्जेस्ट है, 20% के आसपास ये कर लेता है। और अगर क्वालिटी वाइज देखा जाएगा तो इथियोपिया जो है आपका, वो माना जाता है कि सबसे बेस्ट कॉफ़ी वहीं पे होती है। तो कुछ पॉइंट्स जो आपने याद करने परीक्षा के लिए, तो वो करना है कि द मदरलैंड ऑफ द कॉफ़ी इथियोपिया हाईलैंड्स, अफ्रीका। और सैंटोस पोर्ट कई बार पेपरों में पूछा जाता है, ये ब्राज़ील में, इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कॉफ़ी उगाई जाती है बाबा बुदन हिल्स में, कर्नाटक में। और 3 प्रकार की पाई जाती हैं, रोबस्टा, अराबिका और लाइबेरिया। कर्नाटक लीडिंग प्रोड्यूसर है भारत में, ये आपने याद रखना है। कॉफ़ी का जो पेड़ होता है वो आपने याद रखना है कि कॉफ़ी का जो पेड़ होता है 4 साल में एक बार फल देता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है कॉफ़ी। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद वियतनाम का नाम लिया था, यहाँ पर आपका वियतनाम देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे आपका वियतनाम। और अगर इथियोपिया देखना है तो इथियोपियन हाईलैंड्स ये देखने को मिलेगा, ये आपका इंडिया। बाबूदन हिल्स देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो भारत में मुख्यतः वैसे 3 तरीके की तो होती है, पर सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है अराबिका और रोबस्टा उगाई जाती है। तो जहाँ पे ग्रीन कलर है वहाँ पर, जैसे आपका ये देखो, ये वाला पॉइंट है, ये है बाबूबुदन की पहाड़ियाँ, ये कर्नाटक में। उसके अलावा आपको चिकमंगलूर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मांजराबाद देखने को मिलेगा, कुर्ग हो गया। तो यहाँ पे अराबिका उगाई जाती है। केरल की तरफ आएंगे या थोड़ा बहुत तमिलनाडु की तरफ आएंगे तो वायनाड, नीलगिरी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, इस तरफ आपकी रोबस्टा उगाई जाती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आया, लिखा हुआ है कैनगिन म्यांमार, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका, रे वियतनाम, और तोंगाया ये फिलीपींस। ये करेक्टली मैच नहीं कि नहीं है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपकी। जैसे भारत में झूम कल्टीवेशन बोल दिया जाता है, बर्न एंड स्लैश भी बोल दिया जाता है। जब एक जगह खेती की जाती है फिर उसको क्या कर दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, 1-2 साल के लिए। और जब वो फिर से क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, तो फिर से उसमें क्या की जाती है, खेती बाड़ी की जाती है। तो अगर देखा जाए तो मिल्पा जो है वो सेंट्रल अमेरिका में होता है। और रे अगर देखेंगे तो रे बिल्कुल सही है, वियतनाम में होता है आपका रे। कैनगिन की बात करें तो ये फिलीपींस में होता है। और तुंगाया की बात करें तो ये म्यांमार में होता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ तो गलत है, ये आपका क्या होना चाहिए था, कैनगिन जो फिलीपींस और तोंगाया म्यांमार। तो आंसर केवल होगा जो आपका सही है वो है 2 और 3। पढ़ लेते हैं, आपको कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अंडर द शिफ्टिंग कल्टीवेशन अ पीस ऑफ द लैंड इज यूज फॉर द क्वाइट सम ईयर्स अंटिल द फर्टिलिटी इज ड्रॉप्ड। तब तक खेती की जाती है जब तक उसमें उपजाऊपन कम ना हो जाए। आफ्टर दैट द फार्मर्स मूव्स टू द न्यू प्लॉट्स। इट इज़ प्रैक्टिसाइज बाय द ट्राइब्स एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बर्न एंड स्लैश। जनजातियों के द्वारा इस तरीके की खेती की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जब आप खेती बाड़ी कर लेते हैं उसके बाद जो बोल सकते हैं डंठल वगैरह बचे रहते हैं उनको जला दिया जाता है, स्लैश कर दिया जाता है, राख वहीं पे पड़ जाती है। तो कुछ समय बाद, 1-2 साल बाद वो फिर से उपजाऊ होती है, फिर से वहाँ पे खेती करने के लिए आ सकते हैं। तब तक आप नए प्लॉट में कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। इट इज़ नोन एज द झूम, झूम बोला जाता है असम में, बिवारे बोला जाता है मध्य प्रदेश में, ओणम बोला जाता है केरल में, पोडू बोला जाता है आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया शिफ्टिंग कल्टिवेशन यूज वाइल हैविंग द डिफरेंट लोकल नेम्स आर फाउंड टू बी द सेम नेम। झूम कल्टिवेशन आपने एक ही याद रखना है, झूम कल्टिवेशन या बर्न एंड स्लैश। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर बात करें तो लदांग होता है आपका इंडोनेशिया में, लदांग इंडोनेशिया है। कैनगिन है आपका फिलीपींस में। उसके बाद मिल्पा आता है आपका सेंट्रल अमेरिका में, आपका फिर आता है मैक्सिको में भी, उधर उधर की तरफ वही है। रे की बात करें तो ये वियतनाम में नाम लिया जाता है। तुंगाया की बात करें तो ये म्यांमार में, तमराई थाईलैंड, चीना आपका कहाँ है, या शीना आप जानते हैं तो ये श्रीलंका में, कोनुको वेनेजुएला, रॉका ब्राज़ील और मसूली ये सेंट्रल अफ्रीका में बोला जाता है, इनके नाम है। तो ये देखो दिखा रखा है, जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इन्हें काट दिया। काटने के बाद क्या हुआ कि इन पे आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद यहाँ पे खेती की गई। खेती करने के बाद उससे क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया ऐसे ही कुछ टाइम के लिए। और फिर से क्या हो जाते हैं, वहाँ पे जंगल उग जाते हैं। तो बर्न एंड स्लैश ऐसे बोला जाता है, जनजातियों के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस, भारत ही है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा बोल सकते हैं कंज्यूमर भी यही है, भारत ही है। भारत इतनी दाल खाता है कि भारत को इम्पोर्ट भी करनी पड़ती हैं दालें, ये आपने याद रखना है।
तो लिखा पल्सेज आर द सीड्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट्स दैट आर एडिबल, एडिबल मतलब खाने लायक होती हैं। पल्सेज अक्रॉस इन द वैरायटी ऑफ द शेप, साइज एंड द कलर्स एंड आर ग्रोन इन द पॉट्स। पल्सेज आर द क्लासिफाइड इनटू 11 डिफरेंट कैटेगरीज बाय द यूनाइटेड नेशन फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एफएओ ने 11 इनकी कैटेगरीज बनाई है। इंडिया इज द वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर, 25% दुनिया का केवल भारत में होता है, 1/4। कंजप्शन की अगर बात करें तो 27% दुनिया की दालें अकेला भारत खा जाता है। और अगर इंपोर्ट की बात करें जो भारत खरीदता है वो 14% के आसपास है। तो बेचना तो दूर की बात है, ज़्यादातर हम खरीदते ही हैं, क्योंकि बोल सकते हैं उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितना हम उससे क्या कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। Pulses cover around the 20% of the land planted to food grains and they generated about the 7 to 10% of the country overall food grain production, despite the fact that the pulses are grown in the both the खरीफ एंड रवि। याद रखना कि दोनों जो सीज़न होता है आपके, चाहे खरीफ सेशन हो, चाहे आपका सीज़न हो, चाहे आपका रवि सीज़न हो, उसमें से दोनों में उगाई जाती है। पर 60% अगर देखा जाए तो रवि में उगाया जाता है, मतलब ज़्यादा रवि में उगाई जाती है पल्सेस दालें। उसके बाद अगर देखा जाए कि दालें कहाँ कहाँ और उगाई जाती हैं, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये कुछ और नाम आते हैं भारत के अलावा। तो दुनिया में सबसे बड़ा दाल का जो बोल सकते हैं उत्पादक देश है वो कौन सा, आपका भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्स फार्मिंग। मैंने बताया था मिक्स फार्मिंग मतलब होता है जब आप फार्मिंग के साथ मतलब आप कृषि के साथ जब आप लिव स्टॉक रखते हो। लिव स्टॉक मतलब होता है आपका जब मवेशी वगैरह पालते हो, तो उसे बोला जाता है आपका मिक्स फार्मिंग। और एक होता है मिक्स क्रॉपिंग, उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आप उगाते हो, कई अलग तरीके की फसल, दो या दो से ज़्यादा। तो लेकिन कल्टिवेशन ऑफ द बोथ कैश क्रॉप्स एंड नहीं, कैश क्रॉप फूड क्रॉप्स नहीं आता। कल्टिवेशन ऑफ द 2 और मोर क्रॉप्स, तो ये तो मैंने बता दिया, ये तो इससे बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग बोला जाता है इसे, ये आपने याद रखना है। रियरिंग ऑफ द एनिमल एंड द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप टुगेदर, बिल्कुल सही है। जब आप जानवरों को चराने के लिए रखते हैं और उसके अलावा आप फसल भी उगाते हैं तो उसे बोला जाता है, आंसर ये होगा आपका। तो लिखा मिक्स फार्मिंग इज द टाइप ऑफ द फार्मिंग दैट इन्वॉल्व्स बोथ द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स एंड द राइजिंग ऑफ द लिव स्टॉक। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल आर रेयर्ड ऑन द सेम फार्म, होने चाहिए वहीं पर एक ही जगह में होने चाहिए। व्हेन अ क्रॉप फेल्स और द प्राइसेस ऑफ द क्रॉप्स फ्लक्चुएट द फार्मर कैन डिपेंड ऑन द लिव स्टॉक। ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो कि फसल नहीं होगी, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, कुछ पड़ गया, या फ्लक्चुएटेड हो गया प्राइस, ऊपर नीचे हो गया मार्केट में, तब जो किसान होता है वो केवल फसल के भरोसे न बैठे बल्कि वो लिव स्टॉक पे भी अपना क्या करे, फोकस करे। इसे बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, कि अगर एक नुकसान दे रहा है तो दूसरे से फ़ायदा कमा लो। लिखा हुआ है अ पोर्शन ऑफ द लैंड ऑन द फार्म्स इज रिजर्व्ड फॉर द एनिमल पास्चर, द फार्मर गेट द कंटिन्यूस इनकम आइदर फ्रॉम द क्रॉप्स ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट, दोनों में से या तो इससे कमा ले या तो इससे कमा ले या दोनों से कमा ले। द साइज ऑफ द फार्म्स इज मॉडरेट, छोटा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मॉडरेट साइज़ का फार्म होना चाहिए। देर इज़ नो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, द फार्मर्स आर बिजी थ्रू आउट द ईयर, कोई भी क्योंकि देखो फार्म क्रॉप्स में क्या होता है कि एक सीज़न होता है, उसके अलावा फिर देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। और वैसे भी अगर आप एग्रीकल्चर में बात करोगे तो एग्रीकल्चर में आपके कॉन्टिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को, सीजनल भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। द रेसिड्यू ऑफ द क्रॉप्स इज यूज्ड इन द फॉर्म द फूड्स फॉर द एनिमल्स, और जो क्रॉप्स का जो आपकी फसलें हैं उसका जो बाकी का जो कचरा वगैरह बच जाता है, डंठल वगैरह बच जाते हैं, वो आप उन जानवरों को खिला सकते हैं। दिस सेव्स द मनी ऑफ द बाइंग सेपरेट फूडर्स फॉर द एनिमल्स, जो चारा पशुओं को खिलाने के लिए अलग से चाहिए होता है वो आप क्या कर देते हैं, उसी से पा लेते हैं जो आपकी फसल उगा रखी है। द इनकम अर्न बाय द फार्मर इज लार्जर कंपेयर टू द कॉन्वेंशनल फार्मिंग, अगर केवल फार्मिंग करता है तो उतना फ़ायदा नहीं कमा पाएगा जितना इन दोनों में कमा पाएगा। द मैन्योर फॉर्म्स एनिमल इज यूज एज अ फर्टिलाइजर फॉर द सॉइल इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, जो बोल सकते हैं गोबर वगैरह होता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है फर्टिलाइजर के तौर पे। यूजिंग द मैन्योर फ्रॉम द एनिमल इंश्योर द सस्टेन क्रॉप प्रोडक्शन एंड सेव द मनी दैट वुड बी द यूज टू परचेज द फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग मैंने बता दिया, जब आप दो या दो से ज़्यादा फसलें एक साथ उगाते हैं तो मिक्स क्रॉपिंग कहा जाता है। सेम बोल सकते हैं ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड साइमल्टेनियसली, एक साथ। मिक्स फार्मिंग क्या होता है, क्रॉप्स उगाने के साथ साथ आप लिव स्टॉक भी रखते हो अपने साथ, एनिमल हस्बेंड्री भी होता है, इसे बोला जाता है आपका मिक्स फार्मिंग। Next question are the following items consist of the two statement first and the statement second. Examine these two statement carefully and select the correct answer using the code given below. पहले लिखा हुआ the first plantation farming has mostly been practiced in the humid tropics. बिल्कुल सही है, प्लांटेशन जो होता है वो ज़्यादातर आपका किस तरीके से किया जाता है, जो आपकी बोल सकते हैं कैश क्रॉप्स होती हैं उनके लिए उगाया जाता है और इसके लिए ह्यूमिड ट्रॉपिक्स होना जरूरी है। आगे लिखा हुआ है ह्यूमिड मतलब जिसमें नमी हो, नमी वाला सीजन चाहिए होता है, बारिश अच्छी हो। तो सॉइल इज ह्यूमिड ट्रॉपिक्स इज हाईली फर्टाइल, नहीं ये कहना गलत है कि ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में आपके हाईली फर्टाइल सॉइल होती है, नहीं, सबसे ज़्यादा हाईली फर्टाइल सॉइल होती है आपके जो आपके क्या होते हैं हिमालयन फुटहिल्स होते हैं या जितने भी आपके क्या होते हैं माउंटेन फुटहिल्स होते हैं वहाँ पे पाई जाती है, और सबसे अच्छी होती है एलुवियल सॉइल मानी जाती है।
जहाँ पे हर प्रकार की खेती आप कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट द स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स, ये आंसर हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। ट्रॉपिकल सॉइल्स आर मोर स्ट्रांगली वेदर्ड एंड हैव द फ्यूअर न्यूट्रिएंट्स। देख लीजिए क्या होती है, कम आपको देखने को मिलती है, न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, एंड अ रेंज ऑफ द कंडीशन दैट एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ एज द consequences ऑफ द हायर टेम्परेचर एंड द सम एरियाज रेनफॉल टू विच दे आर एक्सपोज्ड। प्लांटेशन फार्मिंग इज फॉर्म ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग वेयर द क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द पर्पज ऑफ द मेकिंग प्रॉफिट। जब आप पैसा कमाने के लिए बोल सकते हैं क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जैसे उसमें आपका कई सारा आ जाता है, आपके क्या आ जाएगा, जैसे आपने चाय के बागान लगा दिए, कॉफ़ी, रबड़ हो गया, कॉटन, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे लिखा, द फैक्ट दैट द क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर प्रॉफिट मीन्स दैट लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द लैंड आर needed to make this type of the farming successful। काफ़ी बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है। दिस फॉर्म ऑफ द फार्मिंग इज मेनली फाउंड इन एरियाज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और ये आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पर आपकी क्या होती है, जलवायु जो जलवायु जो होती है काफ़ी ज़्यादा कैसी होती है, गर्म होती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस बाय द यूरोपियंस इन द कॉलोनीज। यूरोपियन लेके आए थे, जहाँ तक एक एग्जाम्पल भारत ही है, भारत में जो चाय है वो यूरोपियन से लेके आए थे, अंग्रेजी लेके आए थे, क्योंकि चाइना का जो क्लाइमेट है और भारत का जो क्लाइमेट है कुछ क्षेत्र का वो सेम सेम है, जैसे आसाम हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, चाय के लिए बेहतर समझा जाता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर, कौन कौन सी आपकी, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोकोआ हो गया आपका, रबड़, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर कैन, बनाना और पाइनएप्पल वगैरह आ गया। अगले ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल बायोम सॉइल इज एसिडिक। याद रखना कि जब ट्रॉपिकल इक्वेटर देखा जाता है, मतलब आपका बोल सकते हैं भूमध्य रेखीय जो आपकी उष्ण जलवायु देखी जाती है, तो वो सॉइल जो होती है थोड़ा एसिडिक होती है और न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसकी पीएच वैल्यू देखेंगे तो 4 to 5 आपके सस्टेन कर जाती है, और इसमें कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैसे एल्यूमिनियम और मैंगनीज। तो इस कारण से क्या होता है कि ये डेफिशिएंट होती है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के पर्पज से अगर देखा जाए। आगे लिखा हुआ है, ऑन द ग्राउंड ऑफ द रेन फॉरेस्ट देर इज़ द थिक लेयर ऑफ द क्विकली डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अब सिंपल सी बात है, अगर नमी है तो ह्यूमस अच्छा होता है इनमें, क्योंकि क्या होता है जो पौधे, पेड़ पौधे या जानवर जो सड़ गल जाते हैं इस बोल सकते हैं इस क्लाइमेट में, ये ह्यूमस को बना देते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर वॉस्ड बाय द हैवी रेन्स। हाँ बिल्कुल सही है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जो क्या होता है पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं किससे, आपके मिट्टी से, और वो बाहर निकल जाते हैं, बह जाते हैं। अगले हैवी रेन्स ऑलमोस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द रूटिंग द सर्फेस मटेरियल इनटू द ट्री विदाउट द एंटरिंग द सॉइल मच। प्लांटेशन एग्जिस्ट ऑन एवरी कॉन्टिनेंट पोजेसिंग अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हाईली प्रोडक्टिव soil is not found in the tropics, hence statement second is incorrect while the explanation of the statement first is correct। तो मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से आपके न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं मिट्टी में। कुछ होते हैं आपके जिन्हें बोला जाता है आपके दो तरीके के होते हैं, आपने याद रखना है। एक होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं मैक्रो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एक होते हैं सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जैसे कुछ होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली अवेलेबल टू द प्लांट इन द सफिशिएंट क्वांटिटी थ्रू द एयर और वाटर, जिसको देने की ज़रूरत नहीं है, पानी और हवा दोनों उस चीज़ को क्या कर देती है, मिट्टी के अंदर ला देती हैं। तो वो होता है, एक होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है आपका ऑक्सीजन। तो ये नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स आते हैं, CHO, ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आप देखना कि जिनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, मतलब जो इनकी कमी आपको मिट्टी के अंदर देखने को मिल सकती है, पर फर्टिलाइजर्स के द्वारा, जो उर्वरक होते हैं उनके द्वारा आप इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। वो होते हैं आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो मैंने बताया था कि जब क्या होता है यूरिया होता है, या बोल सकते हैं मिट्टी को किस हिसाब से ज़रूरत होती है इनकी, 4:2:1 के हिसाब से ज़रूरत होती है। अगर आप 1 चम्मच पोटेशियम का लेते हैं तो दो चम्मच आप किसके लेंगे, फास्फोरस का, और 4 चम्मच आपको लेना पड़ेगा नाइट्रोजन का मिट्टी में डालने के लिए। तो ये रेशियो होता है। तो ये प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होती है जो बहुत ज़्यादा जरूरत है, और इन्हें उर्वरकों द्वारा दिया जा सकता है। उर्वरक इनकी बोल सकते हैं फर्टिलाइजर्स इनकी नीड को पूरा कर लेते हैं। सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं आपके, मैक्रो मतलब जो द्वितीयक आपके बहुत ज़्यादा जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और कुछ आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़रूरत कम मात्रा में होती है पर होती है, जैसे निकल हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। अच्छा आगे, द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इन इंडिया एक्सटेंड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ, अगर देखा जाए टोटल मिला के तो मानसून जो होता है तो एक जाता हुआ मानसून है, जैसे हम नॉर्मल मानसून ही बोलते हैं, और ये होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून जो भारत में एंट्री करता है, साउथ वेस्ट मानसून। और एक होता है रिट्रीटिंग मानसून, होता है आपका रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून, ठीक है ना। तो ऐसे बोलते हैं आपका। तो ये डायरेक्शन रहती है साउथ, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या आ गया, ये नीचे की तरफ आ गया साउथ, और इस तरफ आ गया वेस्ट। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो यहाँ से स्टार्ट होके इधर की तरफ जाती है,
तो इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। और दूसरा जो मानसून होता है उसकी डायरेक्शन ये होती है, वापस आते समय ये रहती है, तो ये इसे बोल जाता है नॉर्थ वेस्ट। तो रोटेटिंग मानसून की जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ होती है, उत्तर पश्चिम की तरफ होती है। लगभग लगभग ये आपका सस्टेन कर जाता है, लगभग 3 महीने के आसपास सस्टेन कर जाता है, ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इन इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द एवरेज पीरियड ऑफ द 100 to 120 डेज। द मानसून ऑफ द रेनी सीजन इन इंडिया लास्ट फ्रॉम द जून टिल सितंबर, जो जाता हुआ मानसून है उसकी बात हो रही है। द साउथ वेस्ट मानसून नोन एज द समर मानसून, गर्मी का मानसून बोला जाता है। ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। द साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग अ ईयर इन द कंट्री। भारत में ज़्यादातर जो आपकी बोल सकते हैं खेती बाड़ी जो डिपेंड करती है वो इसी पे करती है, मानसून पे। द नॉर्थ ईस्ट मानसून कॉमनली नोन एज द विंटर मानसून, जो दूसरे की मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सा होता है आपका, विंटर मानसून होता है, सर्दियों में जो आपको देखने को मिलता है। तो ये लैंड टू सी जाता है, ये आपने याद रखना है। और डायरेक्शन क्या होती है इसकी, इस तरफ होती है, तो यहाँ बोल सकते हैं भाई कि वैसे नॉर्थ वेस्ट ही होना चाहिए था यार, ईस्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट ही होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट ही होगा क्योंकि इधर है ना डायरेक्शन, तो इस तरफ आएगा घूम के, तो इधर से आता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ही होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, आउट ऑफ द टोटल ऑफ द 4 सीजनल डिवीजन ऑफ इंडिया, मानसून ऑक्यूपाइज 2 डिवीजन। तो एक आता है साउथ वेस्ट और एक आता है रिट्रीटिंग मानसून जिसे बोला जाता है। साउथ वेस्ट मैंने बता दिया आपका जून टू सितंबर लास्ट लॉन्ग करता है, और रिट्रीटिंग मानसून की अगर बात करें अक्टूबर से स्टार्ट होता है और लगभग लगभग नवंबर तक ये आपका चलता है। तो देख लेते हैं, ये आपका जाता हुआ मानसून है। कहाँ जाता है कि ये सबसे पहले जो आपका मालाबार कोस्ट है, जो आपका केरला, केरला के तट है उसमें आपका एंटर करता है जून 1 को। और अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में आ जाता है जून 15 को। तो लगभग लगभग सस्टेन कर लेता है सितंबर तक। और एक लौटता हुआ मानसून है जो वापस लौटता है। तो वापस लौटते समय अगर आप देखेंगे तो ये वाली डायरेक्शन रहती है, इधर से आता है मानसून। और अगर डायरेक्शन इस तरफ देखेंगे तो ये हो जाएगा, तब हो जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट, याद रखना। तो ये वापस लौटते समय इसकी डायरेक्शन होती है, लगभग लगभग जाते जाते 12 से नवंबर 15 या दिसंबर तक इसका टाइम लग जाता है आपका। तो अक्टूबर नवंबर तक समय लग जाता है इसका। अच्छा, एक चीज़ बोला जाता है कि जो आपका रिट्रीटिंग मानसून है वो कहाँ पर बारिश करते हुए चलता है, तो वो चलता है आपका कोरोमंडल कोस्ट पे। जाते समय तो नहीं करता, पर आते समय तमिलनाडु का जो तट है वहाँ पे बारिश करता है कौन, रिट्रीटिंग मानसून। पेपर में पूछा जाता है लौटता हुआ मानसून कहाँ पर बारिश करते हुए चलता है, तमिलनाडु के तट पर, कोरोमंडल तट पे। आगे लिखा हुआ है द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन बाय द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच अलॉन्ग फॉर द फॉलोइंग नेम इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन द रिस्पेक्टिव कंट्री। मिल्पा मैक्सिको, आई थिंक सही लग रहा है। कोनुको वेनेजुएला, लद्दा ये रोका ब्राज़ील। लडांग नहीं होता यार, लडांग ये इंडोनेशिया में होता है, इंडोनेशिया बोलते हैं शनन बोलते हैं, सॉरी बर्न एंड स्लैश को। वियतनाम में रे बोलते हैं शायद से। तो चौथा गलत हो जाएगा, ये गलत कर रखा है। तो ठीक है, स्लैश एंड बर्न के बारे में बता देता। बेवार धैया मध्य प्रदेश, पोड़ू पेंडा आंध्र प्रदेश, पामादाबी कॉमन ब्रिंगा उड़ीसा की तरफ, कुमेरी वेस्टर्न घाट, वलरे या वालतरे साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल बोला जाता है हिमालय में, कुरबा झारखंड में, झूमिंग तो आसा ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बोला जाता है, नागालैंड वगैरह की तरफ, पमलो मणिपुर, दीपा बस्तर, ठीक है। यहाँ देखते हैं मिल्पा मैक्सिको, कोनुको वेनेजुएला, रोका ब्राज़ील, मसूले सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इंडोनेशिया और रे वियतनाम, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन प्राइमरली एम्ड, तो आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल किसके लिए किया गया था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के लिए किया गया था। तो 2 मंगाए थे हमने, एक राइस का मंगाया था और एक हमने किसका मंगाया था, वीट का मंगाया था, ठीक है ना। तो राइस का हमने जो मंगाया था वो मंगाया था आपका कहाँ से, ये मंगाया था हमने फिलीपींस से, फिलीपींस से मंगाए थे। और वीट का हमने मंगाया था मैक्सिको से। तो आंसर हो जाएगा 4th। लिखा हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। आगे लिखा हुआ है हाई यील्डिंग सीड्स आर दो सीड दैट प्रोड्यूस द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स पर्टिकुलरली वीट एंड द राइस में, ये आपका आता है, ये उस समय आया था। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर सीड्स दैट आर ऑफ बेटर क्वालिटी दैट नॉर्मल क्वालिटी सीड्स, ये बेहतर होते हैं। द प्रोड्यूस फ्रॉम द दी सीड्स इज़ अ बिट मोर कंपेयर टू द नॉर्मल वंस, ज़्यादा खेती बोल सकते हैं, ज़्यादा बोल सकते हैं आपकी उपज होती है अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज सीड्स आर बेटर ऑप्शन ऑफ द सीड्स इन द ऑर्डर टू ऑप्टेन द हेल्थी एंड द सरप्लस क्रॉप। दीज सीड्स हैव अ गुड इम्यून सिस्टम, जो बोल सकते हैं इनका जो इम्यूनिटी पावर होती है वो अच्छी होती है किन से लड़ने के लिए, इंसेक्ट्स जो कीड़े हैं और अदर डिसीज से लड़ने के लिए। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फर्स्ट यूज बाय द, अच्छा याद रखना ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, विलियम गॉड, याद रखना।
जिन्होंने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड दिया था विलियम गॉड है, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर्स अडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। भारत नहीं था सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने में उस टाइम पे, पर बाद में ये लेके आते हैं 1965 के टाइम पे, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे। इन द ईयर 1965 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द ग्रीन रेवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ द जेंटिसिस्ट नाउ नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में एम एस स्वामीनाथन उस समय आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। The movement of the Green Revolution was a great success and changed the country status from the food deficient economy, जहाँ क्या बोलते हैं खाद्यान्नों की कमी थी, और उसके बाद भारत एक बन जाता है वर्ल्ड लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन बनता है कि जिसके पास बोल सकते हैं खाद्यान्नों की अब कमी नहीं है। इट इज़ स्टार्ट इन द 1967 और लगभग कई सारे फेजेस में चला था, 1978 तक ये सस्टेन करता है आपका। अच्छा, कुछ और रेवोल्यूशन आते हैं आपके, जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें फिश से रिलेटेड है, ब्राउन की अगर बात करें लेदर और कोकोवा से रिलेटेड है, गोल्डन फाइबर की अगर बात करें तो जूट से रिलेटेड है, गोल्डन रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें आपका हॉर्टिकल्चर सेक्टर आ जाता है जिसमें हनी, फ्रूट प्रोडक्शन, फ्लावर्स, मेडिसिनल स्पाइसेस सारा आ जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करें एग्रीकल्चर आप जानते हैं, ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें तो फर्टिलाइजर्स है, पिंक रेवोल्यूशन की बात करें तो अनियन और जो प्रॉन्स होते हैं आपके उनसे रिलेटेड होता है, रेड रेवोल्यूशन की बात करें तो मीट, टमाटो, टमाटर से संबंधित है, एवरग्रीन रेवोल्यूशन में सारे आ जाते हैं, राउंड रेवोल्यूशन में आपका मेनली आलू आता है, सिल्वर फाइबर में आपका कॉटन आता है, सिल्वर रेवोल्यूशन में आपके एग आते हैं, वाइट रेवोल्यूशन में आपका डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं या मिल्क आता है, येलो रेवोल्यूशन में आपके ऑयल सीड्स आते हैं, और राउंड रेवोल्यूशन में बता दिया था आपका कौन सा पोटैटो था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो पहले लिखा हुआ इन झूम फार्मिंग द बम्बू और द वीड्स विच ग्रोन ऑन दैट लैंड आर कट एंड बर्न। बिल्कुल सही है, स्लैश एंड बर्न ही बोलते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये तो सही है। द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन द बर्निंग, जो आपकी राख मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल नहीं, फर्टाइल राख नहीं होती, राख का मिट्टी में मिलना बहुत ज़रूरी है तब जाके फर्टाइल, नहीं तो ये राख बिकने लग जाएगी कहाँ मार्केट में, पर ये आपकी क्यों नहीं होती, फर्टाइल नहीं होती है, वो जब मिट्टी के साथ मिलेगी तभी जाकर उसी टाइम पे मिलनी चाहिए, तभी जाके वो क्या होगी काम करती है। तो आंसर हो जाएगा ए इज टू बी इज फॉल्स। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी रीजन फॉलो द डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्रॉप्स एंड द स्केल ऑफ द फार्मिंग वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर अडॉप्टेड। झूम फार्मिंग के बारे में बोले तो आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, जब आप एक काट देते हैं द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज़ फॉर द सम ईयर्स, कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, नथिंग इज ग्रोन देयर, वहाँ कुछ नहीं उगाना है। द बम्बू और द वीड्स विच ग्रोन ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, उसे निकालना नहीं जो आपने वहाँ पे रखा हुआ है, जो भी उसके बाद वहाँ पे जो भी उसका बोल सकता है मटेरियल बच जाएगा उसको आपने कट कर देना है, आपका सॉरी आपने बम्बू कट कर देना, उसके बाद उसमें आग लगा देनी है, उसके बाद जो आपकी ऐस बनती है वो क्या कर देगी, उस लैंड को फर्टाइल कर देगी। अब देखो, वाइल बर्निंग द केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। बहुत ध्यान रखना होता है कि उस क्षेत्र के अलावा जंगल में आग ना फैले, और इसका ख्याल रखती हैं जनजातियाँ। व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर द फार्मिंग इट इज़ लाइटली डग अप, आपने क्या करना है, अगर फार्मिंग के लिए रेडी हो जाता है तो डग किया जाता है, सीड्स को नीचे दफना दिया जाता है, प्लस नहीं करना, हल नहीं लगाना है, सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, उनमें आपने सीड डाल देनी है। ऑन द फार्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स लाइक द मेज, वेजिटेबल, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन, वीड्स एंड द अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट, आपने वीड्स को भी नहीं निकालना, दे आर जस्ट कट, उन्हें सिर्फ काट देना है, ठीक है ना, सो दैट दे गेट द मिक्सड विद द सॉइल, वो मिक्सड हो जाएंगे, दिस ऑल्सो हेल्प इन द मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। अब कुछ ऐसे मिस्टेक पॉइंट क्या होते हैं, देखो लिखा द एस ऑब्टेन ऑन द बर्निंग द वीड्स इज एज अ फर्टिलाइजर, करेक्ट इनकरेक्ट है, दिस इंडिकेट दैट द एसेज आर सोल्ड इन द मार्केट एज अ फर्टिलाइजर, तब तो जो राख है वो फर्टिलाइजर्स के तौर पे बिकने लग जाएगी। द एसेज आर नॉट पर्टिकुलरली यूज्ड एज द फर्टिलाइजर्स, दे आर जस्ट लेफ्ट ऑन द सॉइल टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, सिर्फ बढ़ाने के लिए होते हैं। और फर्टिलाइजर अप्लाइड टू द सॉइल ड्यूरिंग द ग्रोइंग फेजेज ऑफ द प्लांट, बट देयर इज अ बर्न एसेज आर लेफ्ट ऑन द सॉइल एज इट इज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, देन क्रॉपिंग इज डन। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है, इन झूम फार्मिंग द बम्बू और द वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर कट एंड बर्न, बिल्कुल सही है। और सेकंड आपका आता है द एस ऑप्टेन ऑन द बर्निंग द वीड्स ईटीसी यूज्ड एज द फर्टिलाइजर, इनकरेक्ट आ जाता है आपका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ द नीम कोटेड यूरिया। इसका इस्तेमाल बताओ क्यों किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन द वीडीसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप। यूरिया में नीम चढ़ा देंगे तो उस पर कीड़े नहीं लगते, ये आपने याद रखना है। और उसका गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकते लोग, क्या कर देते हैं लोग कि जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी पे यूरिया लाती है किसान को देने के लिए, और कई सारे जो उद्योगपति होते हैं या जो बोल सकते हैं
खुदरा व्यापारी होते हैं, व्यापारी वर्ग, वो क्या कर देता है, यूरिया का इस्तेमाल दूसरे तरीके से करने लग जाता है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, उस पर नीम कोट कर देती है, जिससे उसका बोल सकते हैं गलत इस्तेमाल करने से रुके। तो बिल्कुल सही है, वीडीसाइड्स के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और फर्टिलाइजर तो है ही। तो लिखा हुआ नीम कोटिंग स्लो डाउन, अरे सॉरी मैंने क्या बोल दिया यार, वीडीसाइड बोल दिया, सॉरी। लिखा हुआ है नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द यूरिया इन द सॉइल। नीम कोट क्या करता है कि यूरिया को डेजोल्यूट करने से रोकता है, किसमें, मिट्टी में। ये आपने याद रखना है, मैं गलत भूल गया। लिखा हुआ है द यूरिया विच इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ द नाइट्रोजन। यूरिया जो होता है उसमें आपका नाइट्रोजन कंटेंट अच्छा होता है, बट ओनली 30 to 40% ऑफ द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एरिया इज यूटिलाइज बाय द क्रॉप्स। केवल 30 से 40% ही यूटिलाइज कर पाती क्रॉप्स, एंड द रेस्ट गेट द डिग्रेडेड इन द वेरियस स्टेजेस, और वो डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है, वेस्ट होता है वहाँ पे। तो तब जाके नीम कोट उसमें किया जाता है। व्हेन द ऑर्डिनरी यूरिया इज अप्लाइड इट गेट द कन्वर्टेड इन द अमोनियम कार्बोनेट, उसमें बदल जाती है, सम ऑफ द दिस गेट कन्वर्टेड टू अमोनिया गैस, एंड इन व्हाट इज कॉल्ड द अमोनिया वोलेटाइजेशंस। About the 8 to 10% of the nitrogen loss during the volatilization, neem has the properties that check nitrogen loss at the each stage. It slow down the process of the nitrate formation, and hence excess the nitrates is not available for the denitrification. Hence neem coating slow down the rate of the dilution of the urea in the soil. स्लो कर देता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।